नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं निवेश की एबीसीडी और आज के शो की खास बात यह है कि हम पूरे 2022 के साल को एनालाइज करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, बाजार की चाल के लिहाज से और आपको 2023 के लिए तैयार भी करेंगे। हमेशा की तरह हमारे साथ आज भी इस शो पर बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ एडलवाइस म्यूचुअल फंड के CIO इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य को। त्रिदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका निवेश की एबीसीडी में। हम बेसिकली 2022 की शुरुआत, इसका अंतिम पड़ाव और 2023 की शुरुआत, इन तीन पहलुओं पर विस्तार से आज बात करेंगे। और जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे, निवेश की एबीसीडी शो का नाम है, तो हमें काफ़ी बारीकी में जाकर और आसान भाषा में निवेशकों को निवेश से जुड़ी और बाजार से जुड़ी तमाम बातें समझानी होगी, बतानी होगी। तो चलिए, पहला सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब क्योंकि हम आखिरी पलों में हैं इस साल के 2022 के, लेकिन अगर मैं आपको इस साल की शुरुआत में लेकर जाना चाहूँ त्रिदीप जी, तो किन किन कारणों की वजह से आपको लगता है कि जो अंतिम दौर है वो बेहद अलग है? जो चिंताएं शायद शुरुआत में थी वो चिंताएं अंत में नहीं है, लेकिन हाँ, अंत में जो चिंताएं बची हैं वो चिंताएं 2023 की शुरुआत में भी हम जाती हुई देखेंगे। नमस्कार कविता जी। आपके इस पॉपुलर शो में मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर एक क्विक रिकैप 2022 का हम ले लें, तो साल के शुरू में जब आपके शो में मैं आया था, तब मैंने आपको एक बात करी थी, द टेल ऑफ टू हाफ्स के बारे में। और मैंने कहा था कि पहले हाफ में काफी सारे जो हमारे कोविड रिलेटेड कंसर्न्स थे वो इम्पैक्ट करेंगे नंबर्स को, फाइनेंशियल्स को, मोबिलिटी को। और टुवर्ड्स द बैक हाफ ऑफ दिस ईयर वो ईज आउट होना शुरू हो जाएगा। अ, उसके बाद थ्रू द ईयर जो एडेड कंसर्न आया वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का था। मार्केट ने उसको भी अच्छे से डाइजेस्ट किया एंड ट्रूली इन द फर्स्ट हाफ द मार्केट वर क्वाइट वोलेटाइल, बट सेकंड हाफ में मार्केट ने आपको अच्छी खासी बढ़त दिलाई, ऑलमोस्ट 15-20% मार्केट की बढ़त देखने को मिली। उसके बलबूते पे हम यहाँ पहुंचे हैं, जबकि हमारा डोमेस्टिक इकोनॉमी का सूरत हाल अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा रहा है। एब्सोल्यूट टर्म्स में हमारे अर्निंग्स अपग्रेड्स आए हमारे कंपनीज में। हालांकि थोड़ा सा डीप डाइव करने में उसके दो खेमे मिलते हैं। जो कमोडिटी यूजर्स थे उसके उसके अर्निंग्स अपग्रेड अभी से आना शुरू हुए हैं। जो कमोडिटी प्रोड्यूसर्स थे उसके अपग्रेड जो है साल के शुरू में देखने को मिला, पर नेट नेट अर्निंग्स अपग्रेड देखने को मिला। और ये जो अर्निंग्स अपग्रेड हमारे देश में आया, ये बाकी सारे देशों की तुलना में बेहतर रहा। इसलिए बाकी सारे देशों के कंपैरिजन में अगर आप हमारे मार्केट का परफॉर्मेंस देखें तो काफी बेहतर रहा है। अगर आप यूएस देख लें, यूरोप देख लें या एशिया एशिया देख लें। और वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग इश्यूज जो हमारे साथ 2022 में हमेशा रहा, बना रहा, वो है इन्फ्लेशन का। यूएस में रेट बढ़ते रहे, इंडिया में भी रेट बढ़ते रहे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अब इसके आगे जैसे हम 2023 की तरफ कदम रखें, तो मेरे ख्याल से ये जो इन्फ्लेशन की चिंता है, ये इन्फ्लेशन की चिंता से हम आगे बढ़ के रिसेशन की चिंता की तरफ अग्रसर होंगे। और पर्टिकुलरली पहले 3 से 6 महीने में हमारे जो अधिकतर सवाल पूछे जाएंगे हमें अपने आप से और कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये जो रेट इंक्रीज हुई है पिछले 6 महीने में, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में कितने हद तक देखने को मिलेगा। और उससे जो अर्निंग्स अपग्रेड स्टोरी है वो डाउनग्रेड में तब्दील होगी, या फिर ग्रोथ रिसेशन, मतलब अर्निंग्स अपग्रेड ना होने का सिचुएशन, वैसे सिचुएशन बनी रहेगी। तो मेरे ख्याल में अगले 3 से 6 महीने का जो नैरेटिव आप कह लें मार्केट में, वो इन्फ्लेशन से क्योंकि इन्फ्लेशन अब मोटा मोटी टॉप आउट हो गया है, हाँ। इन्फ्लेशन से रिसेशन का इम्पैक्ट जो है ग्रोथ पे, फंडामेंटल इकोनॉमी पे, उस पे चर्चा काफी होनी अभी बाकी है। चलिए, जो आपने अभी समझाया है इसी को मैं ब्रेक डाउन करना चाहती हूँ और इसके एक एक पहलू पर हम विस्तार से बात करेंगे। मुझे थोड़ा सा एफपीआई के निवेश का ट्रेंड समझना है। देखिए, उन्होंने ज़बरदस्त खरीदारी की, फिर उसके बाद उन्होंने बिकवाली करनी शुरू कर दी। अब जैसे ही हमने देखा कि महंगाई के आंकड़े थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं यूएस में, तो एक बार फिर से इक्का दुक्का जो है हमने खरीदारी के आंकड़े आते हुए देखे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं इनका सेंटिमेंट समझना चाहूँ भारत की ओर, क्योंकि अभी आपने काफ़ी सारे फैक्टर्स गिनाए, हम काफ़ी मजबूती से अपनी डोमेस्टिक इकॉनमी पे खड़े हुए हैं, हमारे पास जितने भी फैक्टर्स हैं वो काफ़ी मजबूत हैं तमाम विश्व स्तर पे जितनी भी इकॉनमीज हैं उनके मुकाबले।
लेकिन रिसेशन, इकोनॉमिक स्लो डाउन, इसकी चिंताएं अभी भी बरकरार है। ओवरऑल भारत का रुख एफपीआईज की ओर और जिस तरह से एकदम खरीदारी का सेशन आता है उसके बाद बिकवाली आ जाती है, ये उतार चढ़ाव हम कितना देखेंगे? इस माइंडसेट को अगर हम पढ़ना चाहें तो इसमें से क्या संदर्भ निकल कर आ सकता है? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका एक वेल राउंडेड आंसर दूंगा एज अपोज टू वन साइडेड आंसर। वो इसलिए क्योंकि पहली बात तो जैसे पहले से शायद 3 से 6 महीने में हमारी मार्केट, इंडियन मार्केट कुड बी द विक्टिम ऑफ आवर ओन सक्सेस, इन द सेंस पिछले साल में हम इतना अच्छा किए फ्रॉम एफआईआई पॉइंट ऑफ व्यू, जब उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो जैसे बाकी सारे देशों का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, तो जनरली साल के शुरू में देखने को मिलता है कि थोड़ा सा एक मीन रिवर्शन ट्रेड एफआईआई लोग कभी कभार खेल जाते हैं, जिसका मतलब जो पिछले साल अच्छा नहीं किए, अगर वो वहां से बेहतर होने की अंदेशा हो तो थोड़ा पैसा वहां चले जाने का अंदेशा रहता है। तो शायद पहले 2-3 महीने में हमको ऐसा कुछ देखने को मिले कि जो अंडर परफॉर्मिंग मार्केट्स रहे हैं 2022 में, वो शायद हमारे देश से बेहतर करें, क्योंकि उनकी वैल्यूएशंस काफी सस्ते हो गए हैं, और वहां पे हो सकता है कुछ पॉजिटिव न्यूज आने का अंदेशा हो। लेकिन अगर आप, ये तो हो गई शॉर्ट टर्म की बात, 3 महीने 6 महीने शॉर्ट टर्म की बात हो गई, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देखें, अगले 3 साल का व्यू अगर आप देख लें, तो आप पाइएगा कि हमारी जो डोमेस्टिक सिचुएशन है, ये डोमेस्टिक जो इकोनॉमिक रिकवरी की जो स्टोरी है, वो अभी भी काफी सारे इमर्जिंग मार्केट्स के कंपैरिजन में काफी बेहतर है। और एक्चुअली थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल लीडरशिप अगर आप देखना चाहें, तो इवन डेवलप्ड मार्केट्स के कंपैरिजन में हमारी सिचुएशन काफी बेहतर है ऑन द बैक ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड व्हाट नॉट, क्योंकि यहाँ से अगला मेन एक मैक्रो पड़ाव जो हमारा 2024 का इलेक्शन होगा, उससे पहले तक जो ग्रोथ स्टोरी है, जो इंडिया की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, वो देखकर ऐसा लगता है कि बॉटम अप हमारे ड्राइवर्स अभी भी काफी हद तक स्ट्रांग है। तो इसलिए कहने का मतलब, जस्ट टू समराइज, अगले फ्रॉम एन एफआईआई और एफपीआई पॉइंट ऑफ व्यू, पहले 3 से 6 महीने थोड़ा सा अगर मीन रिवर्शन हो सकता है हमको देखने को मिले, जो अंडर परफॉर्मिंग मार्केट्स रहे वो शायद वापस थोड़ी सी बाउंस बैक दे दे। बट मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया की जो बॉटम अप स्टोरी है, वो अभी भी उतनी ही स्ट्रांग है जो पिछले 6 महीने है, तो ये आगे चल के वापस भी रिवर्स हो सकता है। तो कुल मिला के त्रिदीप जी, अगर हम तमाम फ्रंट्स पे देखें, महंगाई की बात कर रहे हैं, कच्चे तेल की हम बात कर रहे हैं, हमारे तमाम बेहतरीन करते हुए बीएफआई सेक्टर्स की बात कर लें, कोई मोटी मोटी चिंता की बात नहीं है। स्लो डाउन और ग्रोथ में स्लो डाउन की जो हम बात कर रहे हैं, वो काफ़ी हद तक ग्लोबली ट्रिगर है, उसका इम्पैक्ट हमारे पर भी पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं हम रिलेटेड है। लेकिन क्या रुपए की कमज़ोरी और डॉलर का बढ़ता कद हमारे लिए कंसर्निंग फैक्टर नहीं हो सकता है 2023 में? बहुत अच्छा पॉइंट आपने पकड़ा है। वो करेंसी मार्केट्स, अगर मैं इसको जनरली ऐसे देखूं, जो अभी जितना स्ट्रेस करेंसी मार्केट्स में बना हुआ है, इसके चलते काफी कंट्रीज इंक्लूडिंग आर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में सेंट्रल बैंक्स को लेके ये काफी टेंशन बनी हुई है। ये पिछले 3 से 6 महीने से चल रहा है। तो आगे चल के जो ग्रेडियंट है वो अगर कम होता रहा दिखे, तो करेंसी मार्केट का जो टेंशन है वो थोड़ा कम होता जाएगा। सो बट हैविंग सेड दैट, थोड़ी बहुत करेंसी वीकनेस हमारे रुपीस वर्सेस यूएस डॉलर would continue to be there in the next year also. The only thing is, relative to other emerging markets, हमारे शायद करेंसी might turn out to be better given the domestic situation that we talked about. प्रदीप, अब थोड़ा सा हम विदेशी बाजारों की ओर रुख करते हैं, विदेशी इकोनॉमीज़ की ओर रुख करते हैं, जहां पर एक कहानी है रिसेशन की और एक कहानी है इकोनॉमिक स्लो डाउन की। क्लियरली रिसेशन की चपेट में हमें यूरोप काफ़ी हद तक आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक गहरा स्लो डाउन, उससे यूएस भी दूर नहीं है। अब इसका जो इम्पैक्ट है सीधे तौर पर भारत पर, भारत के एक्सपोर्ट्स पर, और ओवरऑल अगर हम रिजर्व्स और ट्रेड डेफिसिट की बात करें, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि वी एट द एंड ऑफ द डे आर ए कनेक्टेड इकोनॉमी, तो मतलब हमारे पे इम्पैक्ट कम होगा, लेकिन इम्पैक्ट होगा जरूर। अगर आप इंडिया इंक माने लिस्टेड इंडियन कंपनीज को दो भाग में विभाजित करें, एक होता है, एक वो कंपनीज हैं जिनके रेवेन्यू का दारोमदार ग्लोबल मार्केट से लिंक्ड है,
आईटी सर्विसेज हो गया, फार्मा हो गया, इस तरीके के कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनके रेवेन्यूज ज्यादा बाहर से आते हैं। और कुछ ऐसे सेक्टर्स हो गए जैसे बैंक्स, कैपिटल गुड्स, इस तरीके के कंपनीज जिनका रेवेन्यू का दारोमदार डोमेस्टिक मार्केट से लिंक्ड है। सो इन दोनों के बीच में जो टग ऑफ वॉर है उसमें अगले 3 से 6 महीने में शायद प्रेशर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज में ज्यादा हो, इन टर्म्स ऑफ लोअर ग्रोथ रेट्स एंड व्हाट नॉट। और डोमेस्टिक सिक्लिकल जिसको हम कहते हैं, जो कि डोमेस्टिक एक्सपोज्ड कंपनीज हैं, भारत के इन अंदरूनी डिमांड पे जो निर्भर करते हैं, उनका जो रेवेन्यू का अगर आप देख लें आंकड़ा, वो शायद बेहतर हो। सो आई वुड से दैट एक्सपोर्ट्स वाले कंपनीज में हम लोग को इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिलेगा, और डोमेस्टिक कंपनीज में तेजी फिर भी बरकरार रहेगी। सो इट विल बी ए टू पेस्ड रिकवरी इन 2023 as compared to what we have seen so far. लेकिन ये कॉर्पोरेट अर्निंग्स की मुझे अगर आपसे बात करनी हो तो 2 से 3 तिमाहियों पर इस स्लो डाउन का असर आपको नहीं लगता कि पड़ता हुआ दिखाई देगा? कहीं ना कहीं यहाँ से थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट आने की उम्मीद है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और इसलिए मैंने कहा कि अगले 3 से 6 महीने में इम्पैक्ट शायद बाकी जगह, जैसे आपने कहा यूरोप में रिसेशन हो रहा है, हमारे यहाँ पे ग्रोथ स्लो डाउन होगा, लेकिन स्लो डाउन का इम्पैक्ट फिर भी इंडियन कंपनीज में देखने को मिलेगा। सो कुछ हद तक जो उसके अर्निंग्स अपग्रेड जो पहले होने थे वो शायद उतने ना हो जो पहले थे। कुछ हद तक ये हम लोगों ने, जो हमारी सेल साइड कम्युनिटी है, जो वो एंटिसिपेट किए हुए हैं, और कुछ हद तक जो नहीं है वो शायद अगले 3 से 6 महीने में देखने को मिले। तो इस माहौल में एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना ही बेहतर है, जहां जहां पर कि जहां रिलेटिव बेसिस पे अर्निंग्स अपग्रेड की स्टोरी अभी भी बनी हुई है, शायद पहले से कम लेकिन अभी भी बनी हुई है, वहां पे अपने आप को पोजीशन करना चाहिए, एज अपोज टू दोज प्लेसेस जहां पे कि आउटराइट अर्निंग डाउनग्रेड आना पक्का है। सो ऐसे पॉकेट्स हमें ढूंढने होंगे जहां पे रिलेटिव स्टेबिलिटी है, और अगले 3 से 6 महीने ऐसे निकालना होगा, फिर हम आगे आगे की बात करेंगे। और राइट, चलिए अब थोड़ा सा उन्हीं पॉकेट्स की बात करते हैं जो 2021 में शायद आपको लगा था कि 2022 में भी बहुत अच्छा कमाल करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और ऐसे सेक्टर्स जो कि 2022 में इस तरह से चमके हैं कि आगे इनकी तरक्की की कहानी आपको 2023 में भी जाती हुई दिखाई दे रही है। शायद आप शुरू करना चाहेंगे बीएफआई सेक्टर से। बिल्कुल। सो आई थिंक देखिए, इसका एक कॉन्टेक्स्ट है, और कॉन्टेक्स्ट ये है कि पिछले 3 से 4 साल में बीएफएसआई जो सेक्टर है, जिसमें मतलब मैं इसको थोड़ा और नैरो करूं तो ये कहूंगा कि लेंडिंग फाइनेंशियल, जो फाइनेंशियल लेंड करते हो, उनके ऊपर से काफी काफी क्या कहते हैं कि मतलब विपरीत दिशा में विंड बह चुकी है। इन द सेंस, अगर आप उनका जो डीलेवरेजिंग है, उनका जो एसेट क्वालिटी है, ये सारा काफी हद तक क्लीन अप हो चुका है पिछले 1-2 साल में। और उसके सामने हम लोगों को थोड़ा सा कि इंडस्ट्री में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के चलते थोड़ी बहुत क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इसलिए पिछले 21 सितंबर 21 में जो क्रेडिट ग्रोथ हम लोग को 7-8% दिख रही थी, वो अभी बढ़ के 17-18% हो गई है। तो ये जो चेंज है, ये मुझे 2023 में जाता हुआ दिख रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि बीएफएसआई एज ए सेक्टर, पर्टिकुलरली लेंडिंग फाइनेंशियल्स, मेरे ख्याल में फॉर बेटर पार्ट ऑफ 23 यहाँ से और शायद बेहतर करें, क्योंकि उनका बुक क्लीन अप हो गया है, और सामने ग्रोथ शायद बेहतर हो, इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होगा, इसका मतलब शेयर प्राइस में शायद तेजी बरकरार रहे। तो ये हो गई एक बात, एक सेक्टर की बात। दूसरे सेक्टर का जिसका मैं नाम लेना चाहूंगा वो है इंडस्ट्रियल स्ट्रोक कैपिटल गुड्स। काफी समय बाद, ऑलमोस्ट 10-15 साल बाद, इंडिया में जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, जो कि ये दर्शाता है कि इंडस्ट्री कितने हद तक अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को यूज कर रही है, वो अभी 75% प्लस पे चल रही है। जनरली जब ये आंकड़ा 75% के आसपास होता है, तब कंपनीज जो हैं वो अपना कैपेक्स करने के बारे में सोचती हैं, और ये पिछले 1 साल में वो कैपेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अगले 12 से 18 महीने में वो कैपेक्स शायद हो जाए। तो ऐसे हाल में जो बेनिफिशियरीज ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्रोक कॉर्पोरेट कैपेक्स, ये जो सेक्टर है, ये अगले क्या बोलते हैं 1 से 3 साल के बीच में शायद बेहतर करें। इसमें एडेड एडवांटेज ये भी है कि 2024 में इलेक्शन है, सो गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ एडिंग फिलिप टू द ग्रोथ, थोड़ा ग्रोथ कैपिटल गवर्नमेंट भी शायद लगाना चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर एरियाज में। सो ये सबको मिला जुला के इंडस्ट्रियल्स और कैपिटल गुड्स एक और ऐसा सेक्टर है जहां मुझे लगता है कि उसके अर्निंग्स काफी दुरुस्त रहेंगे अगले 1 से 2 साल के बीच में।
तो ये दो सेक्टर तो मैं जरूर से नाम लेना चाहूंगा जो कि सेकेंड हाफ ऑफ 2022 में इनके अर्निंग्स ने थोड़ी बहुत जोर पकड़ी है, और ये मेरे ख्याल में 2023 में बरकरार रहेगी। हम्म। अब मुझे ऐसा जानना है आपसे कि ऐसे भी कुछ सेक्टर्स हैं जो अभी तक फिलहाल ठीक ठाक कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि 2023 में हो सकता है कि इनकी थोड़ी सी चाल डगमगा जाए, ये निवेशकों को और बाजार से जुड़े लोगों को थोड़ा सा निराश कर सकते हैं? ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आप थोड़ा सा त्रिदीप एहतियात बरतना चाहेंगे, आप कॉशियसली आगे जाना चाहेंगे? इसमें मैं आपको एक फ्रेमवर्क देना चाहूंगा विच इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स मतलब वो सारे सेक्टर्स होंगे जिसकी मतलब अल्टीमेट खरीदारी इस बात पे डिपेंड करती है कि इंटरेस्ट रेट कितने हद तक बढ़े हैं या घटे हैं, एंड पर्टिकुलरली जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट से प्रभावित होते हैं। ऐसे कुछ सेक्टर्स में मेरे ख्याल में अगले 6 से 12 महीने में थोड़ी बहुत स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ का डिमांड शायद थोड़ा बहुत स्लो डाउन है, इवन दो दे आर रिलेटेड टू डोमेस्टिक इकोनॉमी। हालांकि फिर भी ग्रोथ आएगा, पर ग्रोथ का जो रेट है वो शायद थोड़ा कम हो जाए। तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स लाइक ऑटोज हुए और फिर बाकी और भी सारे हैं, उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है अगर अगले 6 से 12 महीने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो। और राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ा सा निवेशकों की परेशानियों को सुलझाते हैं, क्योंकि ये जो साल है त्रिदीप, उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखा है। और मैं निवेशकों की बात कर रही हूँ, हमारे कुछ ऐसे भी दर्शक हैं जो शायद बाजार में ट्रेडिंग के लिहाज से पैसे लगाते हैं, लेकिन उनके लिए मेरे ख्याल से आपने काफ़ी समझाइश दे दी है, तो उन्हें हमने सेट कर दिया है। निवेशकों की हम बात करते हैं। देखिए, लगातार जो आंकड़े आ रहे हैं, ख़ासतौर से SIP के अगर मैं देखूँ तो हर महीना हम देख रहे हैं त्रिदीप के रिकॉर्ड हाई आंकड़े जो हैं वो छू रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नया निवेश नहीं आ रहा है, नए इनफ्लोज नहीं आ रहे हैं इक्विटी के। जो चिंता की तो बात नहीं है, लेकिन कम से कम अच्छी बात यह है कि जो लोग SIP कर रहे हैं उन्होंने अपनी SIPs को बरकरार रखा है, शायद बढ़ाया है और शायद शुरू भी किया है। लेकिन अब जिस तरह से उतार चढ़ाव लोगों को दिखाई दे रहा है, उसमें से एक ही चिंता उनकी सबसे ज़्यादा निकल कर आती है कि अरे लार्ज कैप परफॉर्म नहीं कर रहा, अच्छा मिड कैप अभी छोटे समय के लिए आपको फ़ायदा दे रहा है तो इसमें हमें शिफ्ट हो जाना चाहिए। ये फंड्स का उलट फेर करना, उसमें एंट्री और एग्जिट ढूंढना, इस चीज़ को 2022 में अगर आपने छोड़ दिया है तब तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं छोड़ा है उनको 2023 में इस आदत को छोड़ ही देना चाहिए निश्चित रूप से। क्यों? बिल्कुल, और वो इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली इक्विटी मार्केट्स में अगर आप पिछले 20 साल का हिस्ट्री देखें तो आप पाइएगा कि ओवर दैट टाइम फ्रेम अर्निंग्स जो है इंडियन मार्केट की करीबन 17% केगर से ग्रो हुई है। और अगर आप उसके सामने देखें कि इक्विटी मार्केट्स ने कितना रिटर्न दिया है तो अप्रोक्सीमेटली उतना ही रिटर्न दिया है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप इन्वेस्टर के रिटर्न देखने जाएं तो उससे काफी कम देखने को मिलता है, और उसका मेन कारण यही है जो अभी आपने बताया कि वो कभी लार्ज कैप, कभी मिड कैप, कभी स्मॉल कैप, ये चेंज होते होते नेट नेट जब उनका समय होता है तब सही समय पे सही जगह पे नहीं होते। तो इसको बेसिकली सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आप अपने पहली बात तो रिस्क एपेटाइट को समझिए कि आप अपना रिस्क एपेटाइट आपकी थोड़ी सी डरी हुई सहमी हुई है या फिर आप रिस्क टेकर हैं, आपको वेल्थ क्रिएट करना है मार्केट्स में। तो अगर आप रिस्क टेकर हैं तो बेसिकली मिड स्मॉल इस तरीके जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें आप अगर अगले 5 से 10 साल में जहां पे भी जो भी फंड में आपकी इच्छा हो वहां पे अगर आप रहें सस्टेनेबली ओवर द नेक्स्ट 5-10 years एंड विद 5-10 years आउटलुक, तो आपके बहुत अच्छे वेल्थ क्रिएशन होने के आसार हैं। वो इसलिए भी क्योंकि अगले 3 से 5 साल में इंडिया में काफी बेहतर सिचुएशन रहने वाली है। लेकिन अगर आप थोड़े से रिस्क अवर्स हैं, थोड़े से डरे हुए हैं, थोड़ा मार्केट जब वोलेटाइल होता है तब आप डर जाते हैं, तब शायद लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, इस तरीके के जो फंड्स होते हैं ये रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देने में बेहतर होते हैं। तो आप उस तरफ रुख करिए। पर एक बार आपने चूज कर लिया कि आप कहाँ हैं रिस्क एपेटाइट में, तो जहां पे आप हैं वहीं बने रहिए एज अपोज टू स्विचिंग कैटेगरीज फ्रॉम वन पेज टू अनदर। अच्छा त्रिदीप, सेक्टर्स की जब मैं आपसे बात करी थी ना, तो मैंने एक सेक्टर जिसके बारे में जानकारी चाहिए थी आपसे, रियल एस्टेट, वो छोड़ दिया। इसकी कहानी कितनी उभरती हुई आप दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि मुश्किलों के दौर से तो ये सेक्टर गुजरा ही है, लेकिन अचानक से तूल पकड़ रहा है। लेकिन जो तूल पकड़ रहा है वो कितना टिकाऊ है, अब सवाल सबसे बड़ा यहीं पर आके टिकता है। मेरे हिसाब से तो रियल एस्टेट अगले 5 से 7 साल के अपटर्न में है। अच्छा। इसमें इसमें पिछले 10 साल में हमने देखा
जब से रेरा और उसके पहले के सिचुएशन में काफी इंडिया में इन्वेंट्री बन गई थी, जो कि रेरा आने के बाद काफी कंसोलिडेशन हुआ और अभी ऐसे जगह पे पहुंचा है जो कि जिसको हम बोलते हैं कि अनसोल्ड इन्वेंट्री पूरे भारत देश में काफी कम हो गई है। तो ये जब ऐसा माहौल आता है तब जनरली अगले 3 से 5 साल में आपको एक अपटिक देखने को मिलता है, जो मुझे लगता है देखने को मिलेगा। अब उसको हम लोगों को कैलिब्रेट करना है कि कौन सी कंपनी कहाँ पे क्या सेक्टर में, और डायरेक्ट प्लेस भी होते हैं रियल एस्टेट में, इनडायरेक्ट प्लेस भी होते हैं रियल एस्टेट में, इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग थ्रू मार्केट्स। तो बट इन अ नटशेल अगर आप ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रियल एस्टेट की सेक्टर तेजी में है। हो सकता है इंटरेस्ट रेट जैसे बढ़े थोड़ा सा वो तेजी कम हो, लेकिन फिर भी तेजी का माहौल बना रहेगा अगले 5 साल में मेरे ख्याल में। उसमें हम लोगों को कहाँ पोजीशन होना है वो हम लोगों को अच्छे से खेल देखना पड़ेगा। अच्छा त्रिदीप, थोड़ा सा डेट की कहानी को भी समझना चाहेंगे। हालांकि जब भी हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो वेल डाइवर्सिफाइड रहने की सलाह हमेशा दी जाती है निवेशकों को, लेकिन 2022 में जैसे कि हमने कहा कि आपका पैसा डेट में भी बनेगा, वक्त आ गया है कि 2023 में भी इस मंत्र को आप आगे लेकर जाएं और अभी तक अगर एलोकेशन नहीं शुरू किया है तो कर दें, अगर कर दिया है तो उसको बढ़ाने की भी कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर कमाई का अवसर है। मौके आपके पास इक्विटी में भी है, लेकिन उसका कंपाउंडिंग इम्पैक्ट अगर आप उतार चढ़ाव में करेंगे तो कुछ सालों के बाद मिलेगा। लेकिन अगर आप डेट का इस वक्त फायदा उठाना चाहते हैं तो अगर निवेश नहीं किया है तो करें, और अगर किया है तो थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपसे मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ दैट एक एसेट एलोकेशन को मद्देनजर रखते हुए ही काम करना चाहिए, और उसमें डेट का कंपोनेंट एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। वो इसलिए क्योंकि जब जैसे रेट्स पीक होंगे और वहाँ से जब नीचे आएंगे तब उसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है रिटर्न बनने की। तो वो होना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो इन्फ्लेशन का दारोमदार है ये थोड़ा सा स्ट्रक्चरल है, ये सिक्लिकल नहीं है। सो इन्फ्लेशन कम होगा लेकिन थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन आगे बरकरार रहेगा। तो ऐसे माहौल में आपके एसेट एलोकेशन में थोड़ा गोल्ड का भी जगह होना चाहिए। सो डेट, इक्विटी, गोल्ड, ये तीनों जगह में होना चाहिए। इक्विटीज आर ऑफ कोर्स द बेस्ट इन्फ्लेशन हेज, पर उसके साथ में बाकी दो जगह फ्रॉम अ डी रिस्किंग पॉइंट ऑफ व्यू इज अ गुड वे टू टेक एक्सपोजर एज वेल। हम्म। अच्छा त्रिदीप, क्योंकि शो का नाम निवेश की एबीसीडी है और आप जैसे बाजार के दिग्गजों से लगातार हम बात करते हैं इस शो पर, तो हम है ना आपकी निवेश के पोर्टफोलियो के बारे में जानना चाहते हैं और आपका पर्सनल साइड भी जानना चाहते हैं। तो अब शो के इस चर्चा के अंतिम दौर में हम पहुंच चुके हैं, तो मुझे जानना है कि 2022 में आपने अपने लिए क्या रणनीति एसेट एलोकेशन के लिहाज से अपनाई और क्या उसको 2023 में भी आप अपनाएंगे? इस तरह के सवालों से अक्सर होता ये है कि जो दर्शक आपको देखते हैं उन्हें कहीं ना कहीं आपकी एएमसी को लेकर ये समझ में आता है कि ये शख्स है जो मेरा पैसा संभाल रहा है और ये अपना निवेश इस तरह से करते हैं, तो बताएं। सो आई थिंक अगर 2022 जो बीत चुका उसके कुछ थॉट्स आपके सामने रखूं तो करीबन सितंबर अक्टूबर 2021 के आसपास हम टेक में एक बहुत बड़ा अंडरवेट चले गए, जिससे हमको 2022 में काफी बेहतर रिटर्न देखने को मिला और बच गए। काफी हद तक जो रिटर्न इरोजन हुआ उससे हमको बेहतरी मिला। तो ये एक मैं कहूँगा जो हमने अच्छा काम किया। दूसरा, जब ये बड़े बड़े न्यू एज कंपनीज के आईपीओ आ रहे थे सितंबर अक्टूबर लास्ट टाइम में, तब हमने इसमें से एक में भी आईपीओ में पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि हमको ये वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महंगे लग रहे थे। सो उस समय से ये काफी पॉपुलर हुए थे, लेकिन उसके बाद से जिस हिसाब से शेयर्स नीचे आए, सडनली आवर स्टैंड्स वाज विंडिकेटेड और हम लोगों को इससे इसका काफी बेहतर बेनिफिट मिला। ये ऑन द नेगेटिव साइड हुआ। ऑन द पॉजिटिव साइड, हमारे जो ओवरवेट एरियाज हैं जो कि इंडस्ट्रियल्स, कैपिटल गुड्स और फाइनेंशियल्स, ये दोनों ने हमको बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया। सो ये पूरे इक्वेशन में ये कुछ हमारे डिसीजंस जो है वो काफी बेहतर साबित हुए 2022 में। इसमें से 2023 में जैसे हम आगे जाएंगे तो हम कंटिन्यूअसली अभी फाइनेंशियल्स और इंडस्ट्रियल्स ये दोनों जगह पे वी आर स्टिल पॉजिटिव, और बाकी सेक्टर्स को हम इवैल्यूएट करते रहते हैं ऑन ऑनगोइंग बेसिस कि कितना वेटेज होना चाहिए वगैरह वगैरह। सो अगले 2023 का आंकड़ा तो अगले साल जब आपसे बात करेंगे तब मालूम पड़ेगा, पर अभी ऐसी हमारी थी।
चलिए, तो एएमसी लेवल पर आपकी रणनीति क्या है और वो आपने हमसे साझा की। लेकिन त्रिदीप, साल का जब भी अंत होता है तो लोग कहते हैं कि जितनी भी आपकी ज़िंदगी में खुशनसीबी है ना, जो अच्छी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, ग्रैटिट्यूड, उसके बारे में सोचें और खुदा की तमाम नेमतों का शुक्रिया अदा करें। तो अगर मैं ऐसी कुछ बातें आपसे जानना चाहूँ आपकी निजी ज़िंदगी में या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसके लिए आप शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? मैं इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरे को ऐसा मौका मिला कि मैं आपके शो में आके अपना व्यूज अपने कंपनी को रिप्रेजेंट करके आपके सामने रख सका। मैं इसलिए भी फॉर्चुनेट हूँ कि मेरा जो प्रोफेशन है उसमें मैं नित नए ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी करी हैं और उससे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जब मैं इनसे मिलता हूँ तब अपने किस्मत को ही बोलता हूँ कि शायद कुछ पहले अच्छे कर्म हो गए जिसका ही बेनिफिट है, नहीं तो बिल्कुल। काबिलियत तो सिद्ध करने में बहुत समय निकल जाता है। और बाकी जनरली मेरा मंत्र ये रहा है कि हम मेहनत करते हैं और मेहनत करना जरूरी भी है, पर उसको छोड़ के काफी सारी चीजें जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे निर्भर करती हैं, जो हमारे हाथ के बाहर होती हैं, उसमें उसका भी कंट्रीब्यूशन होता है हमारे सक्सेस और फेलियर में। सो उसको समझें, उसको माने और जो अच्छा हुआ हो उसके लिए शुक्रगुजार रहें और आगे के लिए हम्बल रहें। यही मेरी एडवाइस होगा टू ऑल द इन्वेस्टर्स, जो मैं भी खुद भी फॉलो करता हूँ। कोई रेजोल्यूशन आपने रखा है या रखते हैं? मैं ये मानता हूँ कि हर दिन एक नया दिन है एज अपोज टू बिल्कुल। चेंजिंग द कैलेंडर ईयर। सो हर दिन जो मैंने कहा उसी को फॉलो करने से मेरे ख्याल से दिमाग और दिल दोनों ठीक जगह होता है। बिल्कुल सुदीप, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जब भी आप शो में शरीक होते हैं कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है आपसे। तमाम तरह के दर्शकों और निवेशकों का मार्गदर्शन होता है। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। नमस्कार, थैंक यू।